जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या के बाद पुलिस तेजी से तफ्तीश शुरू करती है। एक के बाद एक गोडसे के कई साथियों को धर दबोचा जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे इस हत्याकांड में नित नए नाम सामने आने लगे। इन्हीं में से एक नाम था महाराजा तेज सिंह प्रभाकर का। कहा जाता है कि हत्या से ठीक 3 महीने पहले ही अलवर के महाराजा तेज सिंह प्रभाकर और उनके मंत्री एनबी खरे ने नाथूराम और उसके साथियों से मुलाकात की थी। यही वजह थी कि इन दोनों को दिल्ली बुलाकर 7 फरवरी 1948 को नजरबंद कर दिया गया। ये वो दौर था जब भारत को नई नई आजादी मिली थी और देश की बहुत सी रियासतों में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखा जाए तो पता चलता है कि पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई राज्य इन्हीं दंगों की आग में जल रहे थे। नक्शे में अगर देखा जाए तो पता चलता है कि अलवर और भरतपुर राजस्थान की ये दोनों ही रियासतें उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। इसीलिए दंगे की आग यहाँ तक भी पहुँच गई। दरअसल यहाँ के मेवात इलाके में रहने वाले मेव मुसलमान ये चाहते थे कि अलवर और भरतपुर के कई हिस्सों को मिलाकर उनके लिए अलग से एक राज्य मेविस्तान बनाया जाए। लेकिन जब उनकी मांग मानी नहीं गई तो इस पूरे इलाके में मेव मुसलमान दंगा करने लगे। देखते ही देखते कुल 209 गांव इन दंगों की चपेट में आ गए। उस वक्त भरतपुर के महाराजा थे बृजेंद्र सिंह, जो सख्ती से इन दंगाइयों से निपटने में कामयाब नहीं हो सके। इसका नतीजा ये रहा कि सरकार ने उन्हें दिल्ली बुला लिया और सप्रू को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अलवर के महाराजा तेज सिंह प्रभाकर और उनके मंत्री एनबी खरे यानी कि नारायण भास्कर खरे बहुत ही ताकत से इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। अब क्योंकि अलवर की पुलिस ने मेव दंगाइयों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, इस वजह से इलाके में महाराजा तेज सिंह प्रभाकर का वर्चस्व बढ़ने लगा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनके बढ़ते हुए वर्चस्व के कारण ही उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें नजरबंद किया गया ताकि वो राज प्रमुख ना बन पाए। राज प्रमुख ये वो पद था जो मत्स्य संघ की सबसे बड़ी रियासत के राजा को मिलना था। जिन लोगों ने राजस्थान के जीके को नहीं पढ़ा उनके लिए ये नाम नया होगा, लेकिन इतिहास की गहराइयों में झांककर अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि आज हम जिस राजस्थान को भारत के नक्शे में देखते हैं उसे बनने में करीब 8 साल का वक्त लग गया था। 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर में फैला राजस्थान एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इतने बड़े राज्य को बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए 19 रियासतों के राजाओं को एक साथ लाना था और ये राजा थे कि एक साथ आने को कतई तैयार नहीं थे। इनमें हर एक की अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग था। इन सब में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और हर कोई अपने आप को दूसरे से ज्यादा बड़ा और बेहतर मान रहा था। कोई किसी को राज प्रमुख बनते नहीं देख सकता था तो कोई चाहता था कि सारे राजस्थान को ही उसकी रियासत में मिला दिया जाए। सवाल ये आता है कि राजाओं की इस तू मैमे के बीच भानुमति का ये कुनबा आखिर जोड़ा तो जोड़ा किसने और कैसे बनाया राजस्थान? इसकी दिलचस्प कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब नए भारत का डिजाइन तैयार करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन रियासतों को जोड़कर राज्य बनाने की जद्दोजहद में लगे थे। साल 1947 तक भारत में कुल 562 रियासतें थी, जिन्हें आजादी मिलते ही ये छूट भी मिल गई थी कि वो अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान किसी को भी चुन सकती हैं। वो चाहे तो आजाद भी रह सकती हैं, लेकिन आजाद रहने के लिए शर्त ये थी कि उनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा और रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। छूट मिलते ही रियासती राजाओं के नखरे भी 7वें आसमान पर पहुंच गए। इनमें से कोई पाकिस्तान जाने की जिद करने लगा तो किसी ने अपनी रियासतों को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। हालांकि 15 अगस्त आते आते रियासती विभाग के चीफ सरदार वल्लभ भाई पटेल
और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने जैसे तैसे करके बहुत से रियासतों से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करवा लिए थे। लेकिन असली मुसीबत तब पैदा हुई जब इन रियासतों को आपस में जोड़कर राज्य बनाने का समय आया। 562 रियासतों के 562 राजा, जिसके पास जितनी बड़ी रियासत उसकी उतनी ही ज्यादा डिमांड थी। पहले ये भारत में शामिल होने के लिए नखरे दिखा रहे थे और अब ये आपस में एक होने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन राज्यों को बनाने के लिए इन रियासतों को जोड़ना जरूरी था। इसलिए सबसे पहले छोटी छोटी रियासतों को एक करने का काम शुरू किया गया। राजस्थान को बनाने के लिए 19 रियासतों को आपस में जोड़ा जाना था और इसकी शुरुआत की गई अलवर, धौलपुर और करौली से। 23 फरवरी 1948 अलवर के राजा तेज सिंह प्रभाकर, धौलपुर के राजा उदयभान सिंह, करौली के राजा वासुदेव गणेशपाल और भरतपुर के महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह दिल्ली पहुंचते हैं। एक बंद कमरे में मीटिंग होती है और अगले ही दिन मत्स्य संघ बनाने का ऐलान कर दिया जाता है। ये तय हुआ कि 17 मार्च 1948 को भारत के अजेय दुर्ग लोहागढ़ में इन चारों रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया जाएगा। मत्स्य संघ ये नाम दिया था के.एम. मुंशी ने, जिनका पूरा नाम था कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। के.एम. मुंशी एक विख्यात राजनेता, लेखक और वकील थे। उन्होंने ही नवंबर 1938 में मशहूर एजुकेशन इंस्टीट्यूट भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। मत्स्य संघ नाम उन्होंने महाभारत काल के मत्स्य क्षेत्र के नाम पर रखा था। ये वही मत्स्य क्षेत्र था जहाँ पर युधिष्ठिर ने कंक नाम से, अर्जुन ने एक डांस मास्टर ब्रहनल्ला बनकर, भीम ने वल्लभ नाम से रसोइया बनकर, नकुल और सहदेव ने ग्रथिक और तंतीपाल नाम से गौशाला और घोड़शाला में कर्मचारी बनकर, वहीं द्रौपदी ने सरंद्री नाम से एक दासी बनकर अपना अज्ञातवास पूरा किया था। यमुना नदी के वेस्ट में और कुरु राजधानी यानी कि दिल्ली के साउथ में बसे मत्स्य क्षेत्र की राजधानी विराटनगर थी, जिसे आज बैराट नाम से भी जाना जाता है। ये वही बैराट है जहां बैराट सभ्यता भी मिली थी। यहाँ के राजा विराट ने बाद में अपनी बेटी उत्तरा की शादी अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से करवा दी थी। उत्तरा मत्स्य संघ की ही राजकुमारी थी। मत्स्य संघ का एरिया 12,000 स्क्वायर माइल और आबादी 18,38,000 थी और यहाँ का रेवेन्यू था 1,84,00,000 रुपए। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि महाराजा तेज सिंह प्रभाकर तो नजरबंद थे, फिर अलवर का विलय कैसे हुआ? दोस्तों, दरअसल महाराजा पर जो आरोप लगे थे उनकी जांच के लिए एक कमेटी बैठाई गई। कमेटी ने ये पाया कि महाराजा तेज सिंह बिल्कुल निर्दोष है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। 17 मार्च 1948 भरतपुर के लोहागढ़ किले में मत्स्य संघ का उद्घाटन हो रहा था, लेकिन तभी वहां अचानक अफरा तफरी मच जाती है। हुआ यूं कि महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह के छोटे भाई महाराजा मानसिंह ने जाटों को ये कहकर भड़का दिया कि मत्स्य संघ बनाने के दौरान जाट समुदाय को अनदेखा किया गया है। कहते हैं कि किसान नेता ठाकुर देशराज भी उन्हीं के साथ आ गए। उन सब ने मिलकर जाटों का आह्वान किया और ये स्लोगन दिया कि जाट झंडा खतरे में है। इसी कारण जाट समुदाय के लोग हथियार लेकर लोहागढ़ फोर्ट में इकट्ठा होने लगे। जब हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे तो सरकार को ठाकुर देशराज को बुलाना पड़ा। ठाकुर देशराज ने लोगों को बताया कि सरकार जाट समुदाय के व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तैयार है, जिसके बाद लोगों ने ग्राउंड खाली कर दिया और मत्स्य संघ भारत के नक्शे में नजर आने लगा। अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया और राजप्रमुख बने धौलपुर के राजा उदयभान सिंह। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सबसे बड़ी रियासत तो अलवर थी, तो इस हिसाब से राजप्रमुख भी अलवर के राजा को ही बनना चाहिए था। दोस्तों, चाहिए तो था, लेकिन क्योंकि महाराजा तेज सिंह प्रभाकर पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा था, इसलिए उन्हें राजप्रमुख नहीं बनाया गया। खैर, इस संघ के प्रधानमंत्री बने शोभाराम कुमावत और उप प्रधानमंत्री बने जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है।
सभी राजाओं के लिए अलग अलग प्रीवी पर्स भी फिक्स किया गया। इसी के साथ ही राजस्थान के निर्माण का पहला चरण भी पूरा हो गया और अब बारी थी सेकंड स्टेप की, जिसमें राजस्थान की सबसे ज्यादा 9 रियासतों और एक ठिकाने का विलय करना था। इसमें हाड़ा चौहान के क्षेत्र हाड़ौती की कोटा, बूंदी और झालावाड़ रियासत शामिल थी। आज का बारां जिला भी उस वक्त बूंदी रियासत का ही हिस्सा था। इसी के साथ ही बांगड़ की डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ रियासत और राजस्थान की सबसे छोटी शाहपुरा रियासत का भी विलय होना था। शाहपुरा का टोटल एरिया सिर्फ 405 स्क्वायर माइल था और यहाँ पर गुहिल वंश का राज था। इसी के साथ ही एक ठिकाने को भी शामिल किया जाना था। ये ठिकाना था कुशलगढ़। ग्लोब में देखा जाए तो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक इसी कुशलगढ़ के ऊपर से गुजरती है। आज कुशलगढ़ बांसवाड़ा में आता है, लेकिन उस वक्त यहाँ पर राठौड़ों का शासन था। कुल मिलाकर 16,807 स्क्वायर माइल के बड़े एरिया को जोड़कर 28 लाख की आबादी को एक साथ लाना था। इसका टोटल रेवेन्यू होता 1,90,00,000 रुपए और इसे नाम दिया जाना था राजस्थान यूनियन। लेकिन इसे बनाना भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भी राजाओं के वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। हुआ यूं कि इन सभी रियासतों में कोटा सबसे बड़ी रियासत थी और इस हिसाब से राजप्रमुख बनाया जाना था कोटा के महारावल भीम सिंह को और बूंदी के राजा महारावल बहादुर सिंह को बनाया जाना था वरिष्ठ उप राजप्रमुख। लेकिन इतिहास के पन्नों में झांक कर अगर देखा जाए तो पता चलता है कि कोटा एक वक्त पर बूंदी रियासत का ही हिस्सा था। साल 1631 में शाहजहां ने बूंदी से अलग करके कोटा को एक नई रियासत बना दिया। अब क्योंकि कोटा बूंदी में से निकला था, इसीलिए बूंदी के शासक खुद को बड़ा और कोटा को छोटा मानते थे। अगर कोटा के महाराजा को राजप्रमुख बनाया जाता तो ये वंश परंपरा के अनुकूल नहीं होता। इसीलिए वो कोटा के महारावल को राजप्रमुख बनते हुए नहीं देख सकते थे। महारावल भीम सिंह को राजप्रमुख बनने से रोकने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। वो पहुंचे उदयपुर। यहाँ उनकी मुलाकात होती है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह से। बूंदी के महारावल महाराणा भूपाल सिंह से पर्सनल लेवल पर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें भी राजस्थान यूनियन में शामिल हो जाना चाहिए। इतिहास बताता है कि मेवाड़ कोटा से कई गुना ज्यादा बड़ी और ताकतवर रियासत थी। अगर महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ को राजस्थान यूनियन में शामिल कर देते तो उन्हें ही राजप्रमुख बनाया जाता। लेकिन महारावल बहादुर सिंह की लाख कोशिशों के बावजूद भी महाराणा भूपाल सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनकी अलग डिमांड थी। वो तो चाहते थे कि इन सारी रियासतों का विलय ही मेवाड़ में हो जाना चाहिए। बताया था ना मैंने, जितने बड़े राजा उतने ज्यादा नखरे। खैर, 25 मार्च 1948 को मेवाड़ के बिना ही इन बाकी की 9 रियासतों और कुशलगढ़ ठिकाने का विलय करके राजस्थान यूनियन बना दिया गया, जिसके प्रधानमंत्री बने गोकुल लाल आसावा और राजप्रमुख बने कोटा के महारावल भीम सिंह। इसके वरिष्ठ उप राजप्रमुख थे महारावल बहादुर सिंह और डूंगरपुर के राजा महाराजा लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उप राजप्रमुख बनाया गया। इन सभी रियासतों में सिर्फ टोंक ही एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि रियासती विभाग ये चाहता था कि राजस्थान यूनियन की सभी रियासतों को राजस्थान स्टेट की बजाय मध्य भारत में मिला दिया जाए। लेकिन जब कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर के राजाओं को ये बात पता चली, तब वे सीधा पहुंचे सरदार पटेल और वीपी मेनन के पास। उन्होंने बताया कि वो मिडिल इंडिया में नहीं बल्कि राजस्थान स्टेट में शामिल होना चाहते हैं। ये बात 3 मार्च की है और 25 मार्च को तो राजस्थान यूनियन बन ही गया। यानी कि रियासती विभाग भी उनकी इस डिमांड पर हामी भर चुका था और इस तरह से राजस्थान के बनने का सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। बूंदी के महारावल बहादुर सिंह इतिहास के पन्नों में ये दर्ज नहीं होने देना चाहते थे कि बड़े भाई ने छोटे भाई के नीचे काम किया है। वहीं शाहपुरा और किशनगढ़ ने अजमेर मेरवाड़ में विलय का विरोध किया।
इसके अलावा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने तो विलय पत्र पर सिग्नेचर करते समय ये तक कह दिया था कि मैं अपने ही डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ। इन राजाओं की गजब की खींचतान के बावजूद भी जैसे तैसे राजस्थान यूनियन का निर्माण हो ही गया। लेकिन अभी तो कहानी और बाकी थी, क्योंकि आज आप जिस राजस्थान को देखते हैं उसे बनने में अब भी कई और सालों का वक्त लगना था। हालांकि वक्त के साथ ये राजस्थान भी बदलने वाला है। वो ऐसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राजस्थान में कुल मिलाकर 50 जिले हो गए हैं और संभाग यानी कि डिवीजन होंगे 10, जो कि अभी तक 7 थे। खैर दोस्तों, राजस्थान की सभी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ ये कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वही राजस्थान के बनने का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, इसके 2 स्टेप अब आपने डिटेल में समझ लिए हैं। लेकिन अब यहाँ पर कई सवाल आते हैं। पहला ये कि मेवाड़ यानी कि उदयपुर, जहाँ के राणा भूपाल सिंह सभी रियासतों का विलय मेवाड़ में करवाना चाहते थे, उस उदयपुर रियासत का विलय आखिर राजस्थान में हुआ कैसे। और दूसरा ये कि जोधपुर, उदयपुर ऐसे बड़े बड़े शहरों के होते हुए भी जयपुर को ही राजस्थान की राजधानी क्यों बनाया गया। इन सभी सवालों का जवाब भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, अगर आप चाहेंगे तो। बहरहाल जाने से पहले आप हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।